सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टार लवर फैमिली। सबसे पहले तो मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। काफी प्यारा दिन है, काफी अच्छा दिन है, काफी सुहाना दिन है। अच्छे से एंजॉय कीजिए, अपने परिवार के साथ में भी थोड़ा सा टाइम बिताइए। पर इसी के साथ में एक बैलेंस नाम की कोई चीज होती है जो आप लोगों को बनाकर रखनी है। देखिए, जिंदगी में अगर एक चीज आप लोगों ने सीख ली ना, यह है बैलेंस, कि कैसे अपने परिवार को, कैसे अपने खेलने को, कैसे अपने पढ़ाई को, कैसे अपनी सोशल मीडिया लाइफ को, ये सारी चीजें आप लोगों को मैनेज करनी है। अगर ये चीजें आप लोगों को एक बार आ गई तो फिर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। मैक्सिमम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आप लोगों के सामने निकल कर आएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इस टाइम कौन सा काम कहां पर करना है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो टाइम निकालेगा, थोड़ा अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। तो जितना ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे उतने अंदर से आप लोग खुश होंगे और फिर अपने काम को उतने अच्छे से करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग बात यहां पर बोला गया है, बी ए वॉरियर नोट ए वरियर, यानी कि एक तरीके चिंता नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को योद्धा की तरीके से काम करना चाहिए। अगर आप लोग चिंता में बैठे रहेंगे तो चिंता बन जाएगी, पर लेकिन अगर आप लोग किसी एक योद्धा की तरीके से अगर काम करेंगे तो हमेशा आप लोग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। आप लोग नेगेटिव चीज में भी हमेशा पॉजिटिव चीजें निकाल के लेकर आएंगे। कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आ रही है तो आप लोग उसको प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, आप लोग उसको चैलेंज बोलेंगे कि नहीं यार, एक नया मौका मिला है कुछ सीखने का। ये वाली टेंडेंसी अगर डेवलप करना स्टार्ट कर दी तो फिर आप लोगों का जो करियर पाथ है वो नहीं बोलते कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बढ़ती हुई उसमें नजर आएगी, यानी कि ऐसे वाली ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगी, ना कि ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो ये उसी पर्सन के अंदर है जो कि लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने आप को चैलेंज करना पसंद करता है। तो जो चैलेंज करेगा वही आपको चेंज करेगा। ये चीजें अगर आप लोगों ने एक बार समझ ली तो फिर आप लोगों को कभी भी किसी चैलेंज से डर नहीं लगेगा। तो ये चीजें जरूर लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए और अपने जो करियर है उसको एक सही डायरेक्शन देने की कोशिश कीजिए। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर ये सकेलन आइलैंड, जाकर इसको मैप में नहीं हारेगा कहां पर ये लोकेटेड है। काफी इंटरेस्टिंग लोकेशन है, जाकर देखेगा। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो देख लेते हैं कौन से आर्टिकल आज हम लोग को डिस्कस करने हैं। जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है उसको एक बार बता दूं, डेली आप लोगों को 2 वीडियो देखने को मिलती है। ये मॉर्निंग में 4 बजे आती है। अगर आप लोग मॉर्निंग में उठना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। और बाकी ये 7 बजे आप लोग का डिस्कशन होता है न्यूज़पेपर का। ये कंप्लीट पैकेज है जो कि आप लोग करंट अफेयर देखने को मिलता है। आइए अब आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं, कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। ये वाला जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर, ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। जानेंगे कि आज की डेट में अगर कंडीशन आप लोग समझिए कि हमारी कंट्री कितनी बेइज्जती हो रही है टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर, तो वो कहां पर इंसल्ट हो रही है और इंडिया को क्या करना चाहिए अगर रियलिटी में वो चाहता है कि उसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आए, यानी कि हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आए, तो क्या क्या यहां पर होना चाहिए। तो ये बोलना कि पहले वाली गवर्नमेंट ये करके चली गई और उसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं, ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है। अब आप लोगों के हाथ में अपॉर्चुनिटी, आप लोगों के हाथ में पावर है, तो क्या सोल्यूशन इसका होना चाहिए। तो रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स होता है वो क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। ये वाला जो आर्टिकल है ये अभी बता रहा है कि जो ईरान और यूएसए के बीच में जो रिलेशन चल रहे हैं वो क्या इंपैक्ट डाल सकते हैं अगर सही डायरेक्शन में न आए वेस्ट एशिया के ऊपर। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, डिटेल में समझेंगे आर्टिकल काफी अच्छे से। फिर से किसानों के प्रोटेस्ट के बारे में यहां पर बात की जा रही है। आप लोगों को पता है कि किसान जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो 3 लॉ लेकर आए गए थे उसके चलते प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, आप लोग इनको वापस लीजिए। और हम लोग चाहते हैं जो भी मतलब इनके ग्रीवेंस हैं उनका एक तरीके से निपटारा किया जाए। पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और जो किसान में रस्साकसी चल रही है वो टूटने का नाम नहीं ले रही है। तो अगर जहां जहां पर ये बैठे, अगर दिल्ली में उस वाले रीजन में आप लोग जाकर देखोगे तो काफी दयनीय कंडीशन आप लोग को देखने को मिलेगी। इतनी सर्दी में किस तरीके से घर से बाहर लोग यहाँ पर एक तरीके से बैठे हुए हैं, पर लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके बारे में यहाँ पर ये बात की जा रही है। तो आर्टिकल डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिकल में इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं, जिससे कि आप लोगों को एक क्लैरिटी होगी माइंड में। बिल्कुल ये पर्टिकुलर वही बातें अलग अलग एंगल से बताई जा रही हैं। नीचे जो यहां पर ये आर्टिकल है साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में बात करें। एमजीआर मार्थुर गोपालन रामचंद्रन, ये 1977 के टाइम पर यहां पर जो चीफ मिनिस्टर है लगभग 10 साल तमिलनाडु के अंदर में। तो ये आज की डेट में भी अगर कोई इलेक्शन की मुद्दा आता है यहां पर तमिलनाडु के अंदर तो उस मुद्दे के अंदर यहां पर इनका नाम लिया जाता है। इनकी लेगेसी को दिखाने की कोशिश की जाती है तमिलनाडु के अंदर। पर लेकिन जो 2 लीडर थे यहां पर आज की डेट में बात करें, करुणानिधि और एम जयललिता जी, उनकी डेथ हो चुकी है। तो एक वैक्यूम बन चुका है साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स में। तो वो वैक्यूम कैसे भरा जाएगा, जो अभी इलेक्शन होंगे उसके बारे में देखते हैं क्या कंडीशन यहां पर निकल कर आती है। तो यहां पर जो 24 दिसंबर इनकी डेथ एनिवर्सरी थी, तो इसीलिए इनके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नेक्स्ट आर्टिकल, जो बच्चे हैं क्या उनको स्टार्टिंग में ही कोडिंग आप लोगों को सिखानी चाहिए। काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और खासकर जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी, और जो खासकर बच्चे हैं उनके लिए भी, और टीचर्स हैं उनके लिए भी, और सोसाइटी के लिए आप लोग बोल सकते हैं एक अच्छा आर्टिकल है जो कि हर एक एंगल पर कई सारी चीजें आप लोग को दिखाएगा।
तो जानेंगे क्या क्या सिचुएशन यहां पर चल रही है, तो इसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये बिहार की पॉलिटिक्स यहां पर दिखा रहा है आर्टिकल। आज के डेट में आप लोगों को पता है बिहार में गठबंधन है नीतीश कुमार साहब का और बीजेपी का, तो उसके बारे में बता रहा है। अगर आप लोग यहां पर बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप लोग इसको पढ़कर कुछ एंटरटेन कर सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कार्टून जानेंगे, आज है फ्राइडे और फ्राइडे को यहां पर ये आर्टिकल आता है, जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जर्नलिस्ट, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाती है। कार्टून अगर आप लोग यहां पर दिखाया जाए तो आप लोग इसको देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग कार्टून है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस जिस तरीके से इसको प्रेजेंट यहां पर किया जा रहा है। ये बात की जा रही है हाथरस केस की। हाथरस केस कहां पर देखने को मिला और ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी कौन है, क्योंकि हाथरस केस में काफी ज्यादा न्यूज में थे, जिस तरीके से उसको टैकल करने की कोशिश की गई है। तो इसके ऊपर अगर आप लोग अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं तो 40 से 50 शब्द आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उस टाइम पर क्या कंडीशन थी जब हाथरस केस सामने निकल कर आया। तो इसके बारे में आप लोग जो भी चाहें तो अपना व्यू आप लोग का है उसको आप लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है यहां पर इसके बारे में आर्टिकल। बाकी आज का जो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग है। स्टार्ट करेंगे यहां पर आज का आर्टिकल, ये ईरान और यूएसए की जो बीच में डिप्लोमेसी चल रही है और इससे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है वेस्ट एशिया के ऊपर, इंक्लूडिंग इंडिया। अगर आप लोग बात करें हमारी कंट्री के ऊपर भी इसका कुछ इंपैक्ट देखने को मिलेगा या फिर नहीं, वो भी हम लोग जानेंगे। हालांकि आर्टिकल में वो कवर नहीं किया गया, पर एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग को जानने को मिलेंगे। अभी यहां पर क्वेश्चन आप लोग पहले देखिए, बोला जा रहा है कि ईरान मस्ट गिव द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ए चांस टू रीबूट डिप्लोमेसी, यानी कि ईरान को एक चांस, एक मौका देना चाहिए। जो भी एक गंदगी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा फैलाई गई है ईरान और जो यूएसए के रिलेशन में, उसको साफ करने का एक मौका बाइडन को देना चाहिए। और ये लार्ज इंटरेस्ट में है तेहरान, यानी कि ईरान के, और इसी के साथ में वेस्ट एशिया के, और इंक्लूडिंग इंडिया भी आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। यानी कि हमारी कंट्री तेहरान या वेस्ट एशिया के काफी ज्यादा इंटरेस्ट में है अगर जो बाइडन को एक मौका दिया जाए, क्योंकि जो बाइडन ऑलरेडी बोल चुके हैं कि ईरान के साथ में जो न्यूक्लियर डील है उसको आगे लेकर चला जाएगा। अब किस तरीके से आगे लेकर चला जाएगा तो आने वाले टाइम में देखने का मौका मिलेगा। तो इसके चलते यहां पर ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप साहब को उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा व्हाइट हाउस से, उसके बाद में फिर ये व्हाइट हाउस में आने वाले हैं। तो इसलिए कुछ दिन और यहां पर शांति बनाकर रखी जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। आखिर आर्टिकल क्यों है? आर्टिकल इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली यूएसए की जो एम्बेसी है कहां पर, बगदाद के अंदर, तो यहां पर अभी इसके ऊपर अटैक किया गया है। तो जो ये अटैक किया गया यहां पर, इसको काफी एक ऐसे तरीके से देखा जा रहा है कि ये अब काफी बुरे रिलेशन यहां पर बना सकता है ईरान और यूएसए के, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप पिक्चर में है और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अपनी नीति को ईरान के लिए इस तरीके से लेकर चलते हैं कि ईरान को घुटने के बल टिकाना है, मैक्सिमम प्रेशर ईरान के ऊपर डालना है, तो वो कंडीशन उनकी रहती है। तो अभी ये जो इनके ऊपर यहां पर जो अटैक किया गया है, तो ये माना जा रहा है कि ये यहां पर जो ईरान की प्रोक्सी है, यानी कि ईरान जिनको सपोर्ट करता है, जो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा ये अटैक यहां पर किया गया है। तो ये टेंशन क्रिएट कर सकता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके सीनियर लीडर सीधा सीधा बोल रहे हैं कि ईरान ने किया है, बिना कुछ भी सोचे समझे, बिना कोई सबूत के उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि जो ये रॉकेट सप्लाई की जा रही है ये ईरान की साइड से की जा रही है, इसीलिए हमारे ऊपर ये एक तरीके से अटैक समझेंगे ईरान के द्वारा यूएसए के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी कई बार यहां पर इस तरीके की हरकतें कर चुके हैं, वो कोई ना कोई मौका ढूंढते रहते हैं कि किस तरीके से उनको यहां पर ईरान को सप्रेस करना है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि अगर एक भी अमेरिकन की जान गई होगी तो फिर मैं देखता हूं कि ईरान है कौन। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो ईरान और अमेरिका के जो रिलेशन है वो काफी बुरी तरीके से जो कोलैप्स हुए हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल डोनाल्ड ट्रंप का रहा है, क्योंकि यूएसए के द्वारा ईरान न्यूक्लियर डील साइन की गई थी। उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा। तो ये जो डील साइन की गई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने आने से पहले ये बोल दिया था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो इस डील से बाहर निकलूंगा, और ये इसी डील से बाहर निकल गए बिना उन लोगों से डिस्कस किए जो ऑलरेडी इस डील का पार्ट थे, क्योंकि ये डील जो थी P5+1 मेंबर के साथ में साइन की गई थी। P5 परमानेंट मेंबर जो यूएन के हैं, जैसे कि चाइना हो गया, रसिया हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, और बचा कुचा यूएसए रह गया। तो बाकी का +1 कौन था? +1 था यहां पर जर्मनी। तो टोटल मिलाकर यहां पर अगर देखें इनको, तो ये 6 मेंबर थे, +1 एक और था, कौन था? ईरान, जिसके साथ में साइन किए जा रहे थे। पर लेकिन P5+1 में जो थे यहां पर 6 मेंबर, इनमें से 5 के साथ में डिस्कस ही नहीं किया। ईरान तो छोड़ दो, दूर की बात है, और यूएसए बाहर निकल गया। तो इन लोगों को भी पसंद नहीं आया कि यार ये क्या तरीका है, पहले तो आप लोगों ने डील साइन की, उसके बाद में आप लोग बाहर निकल गए, और ऊपर से सैंक्शन इंपोज करना स्टार्ट कर दिया, वो भी उस पर्सन के ऊपर जिसने कोई गलती नहीं की, वो प्रॉपर ईरान न्यूक्लियर डील को फॉलो करके चल रहा है। तो क्या ये सही है कि आप लोग पहले बुला रहे हो और उसके बाद में सामने वाले की बेइज्जती कर रहे हो, और इस तरीके से हमारी भी बेइज्जती कर रहे हो जो इस डील में है, हमसे भी नहीं पूछ रहे हो, तुम बस अपने अपने बारे में सोच रहे हो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही ऐसी हरकतें करना स्टार्ट कर दी थी। तो वो हरकतें आगे चलकर इतने लेवल पर बढ़ गई कि रिलेशन जो है काफी बुरी तरीके से यहां पर इंपैक्ट होते हुए नजर आए ईरान के साथ में। और ऐसा नहीं है कि ईरान के साथ में कुछ गड़बड़ हो रही थी, तो यहां पर बस इनकी जो ये जो 5 कंट्री है या फिर इसके साथ में दिक्कत हो रही थी। ईरान के जो प्रेसिडेंट है ना, हसन रूहानी, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि जब ईरान जो है यूएसए के साथ में न्यूक्लियर डील में जा रहा था, तो उस टाइम पर जो लोकल पॉलिटिक्स है वो उनको ये बोले थे कि तुम सही नहीं कर रहे हो, तुमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो भाई साहब पूरे जोश में थे, हसन रूहानी, उनको लगाया डोनाल्ड ट्रंप
जीते बीतेगा नहीं उस टाइम पर, और उस टाइम पर पता भी नहीं था कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। और यहां पर जो प्रेसिडेंट बराक ओबामा पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, सारी कंट्री भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा था ईरान को कि अच्छे दिन आने वाले हैं, पर लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अच्छे दिन नहीं है, दिन बुरे आ गए। तो कंडीशन बिल्कुल अपोजिट हो गई, 180 डिग्री का शिफ्ट पड़ा यहां पर ईरान के सर पर आकर, तो ईरान की कंडीशन खराब हो गई। और आज की डेट में अगर आप लोग देखिए, ईरान जो है वो ऐसा हो चुका है, यूएसए की साइड से सपोर्ट नहीं है, बाकी जो होम पॉलिटिक्स है वहां पर भी बुरी कंडीशन हो चुकी है, इनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, इनके लोकल जो लोग हैं वो इनको गालियां दे रहे हैं इन सब चीजों के लिए। अब इनके सामने बचता है ऑप्शन चाइना और रसिया, तो इसलिए चाइना और रसिया के काफी ज्यादा करीब आ गया आज की डेट में ईरान। तो ये कंडीशन जो यहां पर एक नई तिकड़मबाजी निकल कर आ रही है, एक नया ग्रुप जो बनता जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं एशिया के लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए जो बाइडेन ने जो बोला है कि आते ही चीजों को सुधारेंगे, तो वो एक फायदेमंद चीज है, पर लेकिन किस तरीके से सुधरेंगी तो वो देखने को मिलेगा अभी आने वाले टाइम में। क्योंकि जिस तरीके से अगर आप लोग बात देखिए आज के डेट में, अगर जिस तरीके से ये ईरान के द्वारा अगर माना जाता है कि ये मिसाइल जो लॉन्च की गई है, तो ये सही तरीका नहीं होगा, ये खतरनाक इंपैक्ट डालेगा दोनों के रिलेशन के ऊपर काफी लार्ज स्केल पर, जिसमें एक आने वाला पर्सन जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो चाहता है कि रिलेशन को नॉर्मल किया जाए। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो आप लोगों में उस दिन से बता रहा हूं जिस दिन से ये बंदा चुनकर आया, ये स्टार्टिंग से ये बोल रहा है कि किसी न किसी तरीके से मुझे मौका मिल जाए। और इनके द्वारा बोला भी गया है कि इनको एक तरीके से कई बार इन्होंने डिस्कस भी किया कि ईरान के ऊपर स्ट्राइक किया जाए, वो तो इनके कैबिनेट के जो साथी हैं उन्होंने मना कर दिया। ये इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप यहां पर अपना जो रवैया था वो आगे लेकर नहीं चल पाए, तो इसलिए इन्होंने जो भी हरकतें अपने लेवल पर कर सकते हैं उनके द्वारा वो हरकतें की गई। अभी व्हाइट हाउस में से डोनाल्ड ट्रंप को निकाल के बाहर फेंका जाएगा। आप लोगों ने ट्विटर पर वो वीडियो देखी होगी किस तरीके से इनको बाहर निकाल कर ले जाया जा रहा है, वही करना पड़ेगा रियलिटी में, वरना ये व्हाइट हाउस छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये जो चीजें हैं, जो बाइडेन को भी यहां पर बोला जा रहा है राइटर के द्वारा कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट अभी यहां पर आने वाले हैं, जिनके द्वारा ऑलरेडी बोल दिया गया कि वो रिवाइव करेंगे न्यूक्लियर डील को। तो एक अपॉर्चुनिटी है कि जो दोनों कंट्री के बीच में रीस्टार्ट किए जाए रिलेशन को अच्छे लेवल पर, और डिप्लोमेटिक प्रोसीजर को आगे लेकर चला जाए। पर लेकिन अगर ऐसी कोई थ्रेट निकल कर आती है, ऐसी कोई स्ट्राइक की जाती है, तो दोनों कंट्री के बीच में ये ओपन कॉन्फ्लिक्ट होगा, और उस टाइम पर जो बाइडेन भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको भी दिख रहा होगा सामने क्या चल रहा है। ओपनली जब चीजें आ जाती हैं तो फिर सामने वाले को भी डिसीजन लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि उनकी कंट्री के अगर कुछ लोग मारे जाएंगे, उनकी कंट्री की इंसल्ट होगी, तो फिर भी वो इस डील में अंदर घुसने से पहले उनको भी 1000 बार सोचना पड़ेगा। अगर पहले से बात करें डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या हरकतें की हैं, इनके टॉप ईरानी जो जनरल थे कासिम सुलेमानी, उनको यहां पर उड़ा दिया गया ईरान के द्वारा। तो ये उस टाइम पर भी देखने को मिला कि ये क्या कंडीशन चल रही है, तो उनके द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया कि हमने इनको मारा है, क्योंकि इनको ये टेररिस्ट की तरीके से देख रहे थे। इसी के साथ में ईरान ने रिटेलिएटरी यहां पर एक तरीके से बदला लेने के लिए कई सारी मिसाइलें दागी यहां पर यूएसए की जो मिलिट्री कैंप है इराक के अंदर में। तो एक तरीके से महाभारत चल रहा था, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं कि देखिए कंट्री कोई और है, लड़ कोई और रही है, और लड़ कहीं और रही है। यानी कि कहने का मतलब ये, अगर आप लोग देखना चाहते हैं, यहां से देखिए, ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री, यहां से अगर आप लोग देखेगा, ये हो गया ईरान, और ये हो गया इराक, और ये हो गया यहां पर यूएसए। यानी कि ईरान और यूएसए लड़ रहे हैं इराक के अंदर आकर। इसकी वजह से पूरे एशिया जो यहां पर वेस्ट एशिया का माहौल खराब हो रहा है, और हमारी कंट्री के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझिए, यानी कि लड़ाई किसी और की है, लड़ कहीं और रहे हैं, प्रॉब्लम किसी और को हो रही है। तो इस तरीके से पूरा माहौल यहां पर चल रहा है। तो ये सही तरीका यहां पर नहीं है पूरे एरिया में इस तरीका माहौल बनाना। तो दोनों कंट्री को समझना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं समझे, पर लेकिन ईरान ने काफी पेशेंस रखा पिछले कुछ टाइम पर, क्योंकि जिस तरीके की हरकतें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई, ईरान ने फिर भी उस तरीके से रेस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि उसको लग रहा था कि अभी जो है आने वाले टाइम में जो अच्छे दिन आने वाले हैं, तो उसके चलते वो थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल रख रहे थे। प्रो ईरान जो शिया मिलिटेंट ग्रुप है इराक के अंदर, यानी कि जो ईरान की हेल्प करता है, ईरान के साथ मिलकर काम करता है, उन्होंने बहुत सारे अटैक, जो ग्रीन जोन है यहां पर, जहां पर जो यूएसए के जो लोग रहते हैं, इनकी जो फोर्स सप्लाई की जाती है, सारी चीजें यहां से, तो उनके ऊपर कई सारे इंपैक्ट पड़ा, यहां पर कई सारे अटैक किए गए, जिसके चलते यूएसए को कुछ ऐसे स्टेप उठाने पड़े जिससे यूएसए को लगा कि हाँ इसके सामने थोड़ा झुकना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया, अपनी एम्बेसी के जो लोग थे कुछ कम कर दिए। अपना जो कॉन्सुलेट था यहां पर, यह बसरा के अंदर इनके द्वारा अपना कॉन्सुलेट था जो बंद कर दिया गया। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखते हैं, इराक के अंदर ये बसरा है यहां पर, ये हो गया इराक और ये हो गया ईरान, इसके बॉर्डर पर आप लोग यहां पर देखते हैं। तो यहां पर इनको अपनी एम्बेसी वगैरह बंद करनी पड़ गई। इसी के साथ में जो अपने ट्रूप थे इराक के अंदर, वो भी इनको रिड्यूस करने पड़ गए, क्योंकि जो लोकल लोग थे उन्होंने बोला कि ये ऐसा क्या कर रहे हैं आप लोग, मतलब हमारी कंट्री के जो रिलेशन है दूसरी कंट्री के साथ में खराब हो जाएंगे, आप उनके लोगों को अगर हमारी जमीन पर मार रहे हैं, तो ये सही तरीका यहां पर नहीं है।
तो इस तरीके से इन्होंने मना कर दिया। तो ऐसा काफी बड़ा यहां पर एक इंपैक्ट देखने को मिला जो यूएसए का जो भी फोर्सेस वगैरह थे इराक के अंदर में। तो यूएसए और जो ईरान के रिलेशन है वो एक तरीके से एक विस्फोटक स्टेज पर पहुंच चुके हैं। तो अगर यहां से इसको चीजों को सही नहीं लिया गया तो दिक्कत हो जाएगी, और इसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो जाती है वो ओनली एंड ओनली डोनाल्ड ट्रंप साहब को जाती है, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो चचा जो है यहां पर ये देसी दारू पीकर इनका दिमाग जो है चकरा गया, इसके चलते इन्होंने सारी ऐसी हरकतें कर डाली कि ये नहीं देखा कि क्या चल रहा है और क्या होने वाला है और क्या इंपैक्ट इसका पड़ेगा। इन्होंने क्या किया, बिल्कुल पूरा जितना ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें कर सकते हैं पूरी की गई कंप्लीट तरीके से। तो एक तो सबसे पहले डील से बाहर निकल गए और मैक्सिमम प्रेशर ईरान के ऊपर बनाने की कोशिश की गई। ईरान के ऊपर इतना प्रेशर बनाया कि ईरान जो है वो इनके कदमों में आकर गिर जाए और ये बोले कि गुरुदेव कर लो जो कर रहे हैं, आप लोग जैसा चाहेंगे हम लोग वैसे ही करेंगे। पर लेकिन देखिए ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती आज के डेट में। ये टाइम पे अगर 1990s में आप लोग जाओगे, जिस टाइम पर यूएसएसआर था और यूएसए था और यूएसएसआर का विघटन हो गया और यूएसए एक अकेली पावर बना, उस टाइम पर तो था कि यूएसए को छींक आ गई तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाएगा। पर लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में चाइना अपने आप में ताकतवर है, इंडिया अपने आप में ताकतवर है, रसिया अपनी जगह सही है, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, इसी के साथ में दूसरी कंट्री ऑल ओवर वर्ल्ड में सब अपनी अपनी जगह अपने आप में। ऐसा नहीं है कि दूसरी कंट्री के साथ में रिलेशन खराब हो जाएंगे तो उनका काम नहीं चलेगा और या फिर वो इतना ताकतवर है कहीं जाकर कुछ भी कर देगा, उसको कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो आज के डेट में ऐसा माहौल नहीं है। तो माहौल चेंज हो चुका है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को भी अपनी हरकतें चेंज कर लेनी चाहिए थी, पर वो तो हमेशा एक ही बात चलाते हैं, अमेरिका को फिर से महान बनाना है। उनका ट्विटर हैंडल जाकर देखा करो, ऐसा लगता है मतलब आप लोगों को ना हंसने के लिए जोक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को वैसे हंसी छूट जाएगी। आज की डेट में अगर बात करें अमेरिकन जो एम्बेसी है ईरान के अंदर डायरेक्टली या फिर जो प्रोक्सीज हैं उसके थ्रू कई बार आप लोग यहां पर अटैक देखने को मिलते हैं और इनके थ्रू कई सारे ऐसे एरिया हैं जैसे कि ऑयल टैंकर के ऊपर अटैक किए जाते हैं। यानी कि ईरान क्या करता है, ईरान डायरेक्ट काम नहीं करता है, ईरान प्रोक्सीज के थ्रू यहां पर काम करता है। जैसे यहां पर इराक के अंदर भी बहुत सारी प्रोक्सी का मतलब होता है कि तुम्हारे बिहाफ में कोई और काम कर रहा है, वहां पर तुम उसको बस सप्लाई कर रहे हो। जैसे क्लास में नहीं था कि यार कल नहीं आ पाऊंगा, घर पे मेहमान आ रखे हैं तो मुझे ना थोड़ा पार्टी सार्टी करनी है तो मेरी प्रोक्सी लगा देना। तो वही प्रोक्सी यहां पर ईरान के जो जाने पहचानने वाले लोग हैं वो प्रोक्सी करते रहते हैं कि यार हम तो बम छोड़ने आएंगे नहीं, हमारे घर पे पार्टी चल रही है, मेरी जगह तुम बम छोड़ देना जाकर उस एम्बेसी पे। तो ये हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये प्रोक्सी यहां पर लगाई जाती है इनके द्वारा। इससे पहले यहां पर जद्दा, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जैक्ट लोकेशन, ये यहां पर देखिए, ये एग्जैक्ट लोकेशन हो गई यहां पर। ये कहां पर है, ये आप लोगों को रेड सी के पास में यहां पर सऊदी अरेबिया के अंदर है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में भी कई सारे इनके द्वारा जो ऑयल टैंकर थे उनके ऊपर अटैक किए गए, क्योंकि यमन में भी यहां पर जो ईरान की प्रोक्सी है तो उनके द्वारा ये हरकतें की गई। इसी के साथ में इस पर्टिकुलर एरिया में भी कई सारे अटैक देखने को मिले जो कि गल्फ, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमन के बीच में है। तो यहां पर ईरान खुद ये हरकतें कर पाता है, यहां पर इसकी प्रोक्सी हरकतें कर पाती है। तो ईरान को छेड़ना ये एक तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे ना कि मैक्सिमम प्रेशर बना सके, तो ईरान ने भी कुछ सोल्यूशन देखा तो उन्होंने भी ऐसी हरकतें करना स्टार्ट की ताकि डोनाल्ड ट्रंप पर अपने आप में प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाए। तो इनके द्वारा जो सपोर्ट की गई कम्युनिटी, जिसको हुताई कम्युनिटी आप लोग बोलते हैं, तो इनके द्वारा जो ईरान के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं, इनके द्वारा वो अटैक किए गए। तो ईरान जो था हालांकि अंडर प्रेशर में था ईरान भी खुद से, पर उसने उसके ऊपर भी प्रेशर बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, यूएसए के ऊपर भी। तो यूएसए के जो अलाई थे हालांकि वो भी इसके ऊपर पूरा अटैक कर रहे थे। जैसे अभी आप लोगों ने देखा मोहसिन फखरेजादा, ये इनके काफी इंपोर्टेंट साइंटिस्ट थे, इनको न्यूक्लियर पितामह बोला जाता था ईरान का। तो इनको मारा गया इजराइल के एजेंट के द्वारा। ये काफी लंबे समय से इसके पीछे पड़े हुए थे ताकि ये मिसाइल वगैरह न बने, न्यूक्लियर बम न बना ले। तो इसके चलते ये सारी कंडीशन देखने को मिलती थी। तो यूएसए और जो यूएसए के जो दोस्त है जैसे कि इजराइल हो गया, ये बार बार ऐसे हरकतें करते रहते थे जिसकी वजह से मैक्सिमम प्रेशर यहां पर क्रिएट करने की कोशिश की जाती थी ईरान के ऊपर। पर ईरान ने भी लास्ट दम तक, जब तक डोनाल्ड ट्रंप निकल ना जाए, ईरान ने घुटने नहीं टेके। तो ईरान भी जो था, हालांकि उसके लिए ये एक तरीके से आसान काम नहीं था कि एक साइड में ऐसी हरकतें चल रही हैं, ऊपर से वो शांत रहे। इंटरनल पॉलिटिक्स में भी गालियां पड़नी स्टार्ट हो जाती है कि तुम कर क्या रहे हो, हमारी कंट्री की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी दांव पर लगी हुई है, आखिर तुम कैसे लीडर हो। तो ईरान ने जिस तरीके से ये काम किया, ठीक है, तो फिर भी उसके लिए काफी खतरनाक था। कई बार उसको एक तरीके से प्रोवोक करने की कोशिश की गई। ये डोनाल्ड ट्रंप एक चीज चाह रहे थे कि डायरेक्ट ईरान कोई ऐसा स्टेप उठा ले ताकि उनको मौका मिल जाए ईरान के ऊपर अटैक करने का। पर लेकिन ईरान ने कोई ऐसा प्रॉपर मौका इसको दिया नहीं डोनाल्ड ट्रंप को। तो जिसके चलते इस तरह की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो अभी फिलहाल जो बाइडन आ रहे हैं, तो इसके चलते यहां पर जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसको एक तरीके से प्रॉपर वे में आगे लेकर चलना चाहिए और यहां पर जो इनकी प्रोक्सी है उनके ऊपर लगाम लगानी चाहिए, जो भी इनके सपोर्टर हैं ईरान के, इराक के अंदर में, ताकि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को एक चांस मिल सके रीबूट करने का डिप्लोमेसी को, और यहां पर तेहरान और वेस्ट एशिया में शांति रह सके। अब थोड़ा सा एंगल में आप लोगों को इंडिया का बताता हूं, हमारी कंट्री का क्या एंगल देखने को मिलता है। देखिए आज की डेट में अगर हम लोग करें ऑयल सप्लाई के बारे में बात, तो काफी लार्ज स्केल पर एक टाइम नहीं ऐसा था कि ईरान जो था
तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर भी सबसे ज्यादा हम लोग को ऑयल सप्लाई करने वाला कंट्री बना है। पर लेकिन जैसे यहां पर इनके ऊपर सैंक्शन लगाए गए तो हमने इनसे ऑयल सप्लाई करना बंद कर दिया। दो तरीके हैं, देखिए अगर आज के डेट में आप लोगों के दो दोस्त हैं, ठीक है, और दोनों के बीच में दुश्मनी है, तो आप लोगों को अगर यहां पर चूज करना है तो आप लोग किसको चूज करोगे? जिसके साथ में आप लोगों के ज्यादा अच्छी रिलेशन है, जिसके साथ में आप लोगों से ज्यादा फायदा होता है, उसके साथ में आप लोग ज्यादा रिलेशन अच्छे करोगे। दूसरे के साथ में आप थोड़ा कम करना स्टार्ट कर दोगे और इसको ये दिखाना बंद कर दोगे कि मेरे रिलेशन इसके साथ में अच्छे हैं, ठीक है। तो इसका इंपैक्ट ईरान के ऊपर काफी ज्यादा पड़ा। इसीलिए ईरान ने यहां पर सीधा जो एक तरीके से ये सीधा किसकी गोद में जाकर बैठा? चाइना की। क्योंकि चाइना एक ऐसी कंट्री है लोता आज की डेट में जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि यूएसए क्या सोच रहा है और वो इसको शानदार तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो इसके चलते आज की डेट में सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट किसी के द्वारा किया जा रहा है ईरान में, तो वो है यहां पर चाइना के द्वारा। तो इंडिया के लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि इंडिया चाहता है ईरान में अपने तरीके से यहां पर कुछ चीजें स्टेब्लिश की जाए ताकि हमारी कंट्री का रिलेशन सेंट्रल एशिया के साथ में अच्छा बन सके, हम लोग जो भी यहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं वो अच्छे से कर सकें। तो इसके चलते अगर चाइना का इन्वेस्टमेंट यहां पर बढ़ा है तो हम लोगों को खतरा होगा। अफगानिस्तान में अगर शांति रखनी है तो भी हम लोग ईरान के थ्रू यहां पर चाबार पोर्ट को यूज कर अफगानिस्तान में पहुंचे हैं, तो वो भी हमारे लिए दिक्कत है। तो अगर ईरान के और यूएसए के रिलेशन अच्छे हो जाते हैं तो यहां पर हम भी जाकर ह्यूज इन्वेस्टमेंट अपना कर पाएंगे जो भी हम लोग को करना है, और यहां पर अच्छे रिलेशन रहेंगे तो चाइना के अकेले के कंट्रोल में आकर ईरान को काम नहीं करना पड़ेगा। आज के में ईरान की मजबूरी बन चुकी है, तो ये मजबूरी उसकी हट जाएगी और इसका दूसरी कंट्री के साथ भी अच्छे रिलेशन होंगे, जिसके चलते आने वाले टाइम में पॉजिटिव साइड में आप लोगों को चीजें बढ़ती नजर आएंगी। तो इसके चलते आप लोग एक अच्छा आंसर आप लोग दे सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को कंप्लीट आर्टिकल डिटेल में समझ में आया होगा। फिर भी लगता है कोई आप लोगों को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो उसको आगे आने वाले वीडियो में क्लियर करेंगे। जब से कोविड-19 आया इसने बहुत सारी चीजों को चेंज करके रख दिया। नेक्स्ट आर्टिकल में इसी का एक इंपैक्ट देखेंगे एजुकेशन के ऊपर। आज के डेट में हमारी कंट्री में जो एजुकेशन है उसका माहौल बिल्कुल चेंज हो चुका है। जो ऑफलाइन चीजें थी वो मैक्सिमम ऑनलाइन आ चुके हैं। इसके चलते क्या इंपैक्ट पड़ रहा है बच्चों के ऊपर, और उसी के चलते जो कोडिंग वगैरह से सिखाई जाती है स्टार्टिंग में, ये नहीं कहते आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों की छुट्टी चल रही है तो यार कुछ सिखा देते हैं बच्चे को, अच्छी चीज होती है पर लेकिन उसमें बच्चे का इंटरेस्ट भी होना चाहिए, जबरदस्ती वाली चीज नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर अर्ली लाइफ में जो उनको कोडिंग सिखाई जाती है, सबको कोडर बनाने की कोशिश की जा रही है, कितने हद तक ये सही है, तो ये यहां पर ये आर्टिकल आप लोगों को बताएगा। अगर आप लोग पेरेंट्स हैं ये आर्टिकल देख रहे हैं या फिर आगे चल के फ्यूचर में आप लोगों को इसका फायदा हो सकता है, तो चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि बच्चे होते क्या है, कैसे आप लोगों को समझना है, क्या अर्ली लाइफ में आप लोगों को कोडिंग में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये अलग तरीके से जो चीजें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है, ये एक तरीका डिबेट है दो पर्सन के बीच में जिसको आप लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूं मैं यहां पर। एक बोल रहा है हाँ ये सही है, दूसरा बोल रहा है हाँ सही हो सकता है पर लेकिन ये ऐसे भी किया जा सकता है। तो दो विचार कहीं कहीं आप लोगों को आर्टिकल के अंदर कॉन्फ्लिक्ट में भी थोड़े थोड़े नजर आएंगे। एक बोल रहा है ऐसा है, दूसरा बोल रहा है कि नहीं इसको ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर अगर बच्चों को बोला गया स्टार्टिंग में कि अगर बच्चों को आप लोगों को ओनली बिजी रखने के लिए कोडिंग सिखानी है तो ये सही तरीका नहीं है। और भी कई सारी स्किल्स होती है जो आप लोग उनको सिखा सकते हैं। और खासकर आज की डेट में अगर आप लोग देखिए जिस तरीके से कई सारी एजुकेशनल जो कंपनी है वो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, पिता को जो मां बाप हैं जो पेरेंट्स हैं उनको डरा रही है कि आपका बच्चा पीछे छूट जाएगा, कोई स्कूल वगैरह बंद पड़े हुए हैं, इनको ये सिखा दो नहीं तो आप लोगों की जो एक तरीके से जो फैमिली है जो बच्चे हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे आगे चलकर। तो एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी जो कंपनीज हैं वो बच्चे को अर्ली एज में ही यहां पर सोच रही हैं कि एक तरीके से आज की डेट में उनको एक तरीके से उनका क्या फायदा हो तो प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, उनके वहां बच्चे आएंगे तो उनको प्रॉफिट होगा। तो उनका तो बेसिक पंगा ये है। और आज के डेट में सबसे अच्छा अगर प्रॉफिट आप लोगों को कमाना है तो उसका सबसे सही तरीका है जो आप लोगों को देखने को मिलता है कि डराया जाए लोगों को। डराना जो डर है ना वो जो भय है लोगों के अंदर एक तरीके का, वो सबसे ज्यादा माहौल क्रिएट करेगा। जब लोगों के अंदर खौफ होगा आप लोगों का सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये आप लोग देखते हैं आज के डेट में अगर किसी कंट्री के अंदर लड़ाई हो रही है तो उस लड़ाई को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जाती है। अगर उसकी लड़ाई होगी, आप लोग ये समझिए अगर कल को चाइना और आज की डेट में जो इंडिया है उसकी लड़ाई होती है तो सबसे ज्यादा फायदा किसको देखने को मिलेगा? जहां से इंडिया जो है हथियार खरीद कर लेकर आता है, क्योंकि इंडिया ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेगा और उनकी कंपनी जो है हथियार सप्लाई करने वाली कंपनी उनसे दुनिया भर के हथियार खरीद कर लेकर आएगा, जो कि हम लोग कर भी रहे हैं आज के डेट में। तो इसके चलते जो फियर होता है कि सामने वाले कंट्री जो है ताकतवर उसके साथ में हम लोग को लड़ना है, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपना अलग तरीके से खर्चा करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि हमारे बजट में भी नहीं होता है कि हम लोग उससे भी बाहर जाकर काम करते हैं कई बार। तो इसी के चलते पेरेंट्स को अगर एक बार डरा दिया गया कि बच्चे को इस तरीके से सिखाओ वरना बच्चा पीछे छूट जाएगा, तो चाहे आप लोग आज के डेट में देखिए, चाहे कोई रिक्शा वाला है, चाहे कोई धोबी है, चाहे कोई जूते काटने वाला है, चाहे कोई कारपेंटर है, कोई भी चाहे इलेक्ट्रिशियन है, वो ये चाहता है कि यार जो मैं काम कर रहा हूं ना मेरा बच्चा ये काम ना करे। अपने बच्चे को ये कोशिश करता है कि एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। तो इसके चलते अगर जरा सा भी इसको डराया जाता है तो वो चीज को कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर लेता है बड़ी जल्दी कि नहीं यार बच्चे को पढ़ाना चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उधारी लेकर क्यों ना पढ़ाना पड़े।
तो कोविड-19 के चलते जो यहाँ पर अभी कई सारे कोडिंग क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो ये कोडिंग क्लासेस यहाँ के बच्चों को कुछ ज्यादा काम तो है नहीं, चलो कोडिंग इनको सिखा देते हैं, तो ये एक तरीके से सामने निकल कर आ रहा है। तो ये क्या सही है, इसके बारे में आप लोगों को सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर फियर ऑफ मिसिंग आउट, उनको ये लग रहा है कि हमारा बच्चा पीछे छूट जाएगा और पड़ोसी का बच्चा आगे निकल जाएगा, तो ये चीजें हैं। दूसरा ये बोला जा रहा है आज के टाइम पर दुनिया भर के जो लोग हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो इसलिए अगर हम लोग यहां पर इनको कोडिंग सिखा देते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चलकर हो सकता है कि इसके बेस पर कहीं जॉब मिल जाए। दूसरा ये डर है। तीसरी जो बात यहां पर बोली गई है, तीसरी बात यहां पर ये बोली गई, जो पेरेंट्स है आज के में वो चैनलाइज करना चाहते हैं जो एनर्जी है उनके बच्चों की, तो ये एक तरीके से पेंडेमिक के टाइम पर जो फ्री टाइम है उसको यहां पर चैनलाइज करना चाहते हैं, ये भी सही है। कैरियर अपॉर्चुनिटी चलो एक बार को आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि उनको दूसरी भी चीजें सिखानी है, उनको दूसरी भी सोसाइटी में जो चीजें वो होनी चाहिए, खासकर इस एज में जब उनकी एज इतनी कम है, तो क्या क्या आप लोग उनको सिखा सकते हैं। एक तरीके से सिक्योरिटी, एक तरीके जो बच्चों को किस चीज की जरूरत है, सिक्योरिटी, ठीक है। दूसरा फिजिकल स्किल भी उसके पास में होनी चाहिए, कैसे बात करना है, लैंग्वेज कैसे बोलना है लोगों के साथ में वो होना चाहिए। और उनका एक तरीके से जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है वो भी इस टाइम पर एक काफी अर्ली स्टेज में होता है, उसको भी ढंग से डेवलप होने दो। आप लोग इसको इस लेवल पर अभी से कोडिंग में डाल देना, कितने हद तक ये सही है, तो ये एक अर्ली एज है। अर्ली एज में अगर बच्चों को देखो, उसको लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेसर में उसको थोड़ा सा एक आगे लेकर चलना चाहिए। कोडिंग जैसे प्रोग्रामिंग में ये सारी चीजें आप लोग इनको बाद में भी कर सकते हो, ये भाग नहीं जाएंगे कहीं, पर बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल देना और उसको अभी से कंपटीशन में डाल देना, ये कितने हद तक सही है अर्ली एज में। उसके माइंड को प्रॉपर वे में डेवलप तो होने दो, वो नहीं कहते कि फूल को अभी खिलने तो दो, आप लोग पहले से उसको मैस करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सही तरीका इस तरीके से नहीं है। एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट की कोडिंग सिखा दो उनको, कोडिंग आ गई उनको ये पता नहीं है कि बाहर निकल के लोगों के साथ में बातें कैसे करनी है। मैथमेटिक्स लर्निंग, बस मैथमेटिक्स सिखा दो उनको, या सब्जेक्ट सिखाते रहो उनको, ये कर लो वो कर लो, उनको ये नहीं पता है कि कैसे समाज में रहना है, जिस समाज में वो जाने वाले हैं वहां पर और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इसीलिए जिन बच्चों को स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा पैम्पर किया था ना स्टार्टिंग में, कि माँ बाप ही उनका सारा काम कर रहे हैं, कहीं एडमिशन करना है तो माता पिता जा रहे हैं, कहीं काउंसलिंग होनी है तो माता पिता साथ में जा रहे हैं, ये बड़ी गंदी चीज होती है। स्टार्टिंग में उनको लगभग 12वीं क्लास तक ऐसे रखा जाता है, उनको बाहर की दुनिया से बिल्कुल बचा के रखते हैं माँ बाप। उनको ये नहीं पता है कि बाहर जो है हैवान दरिंदे बैठे हैं, उस सोसाइटी में इनको एक दिन जाना ही जाना है। तो स्टार्टिंग से ही पेरेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अपने बच्चे को ट्रेन करना स्टार्ट कर देना चाहिए कि आगे चलकर ये सोसाइटी है, इसमें आप लोगों को जाना है और ऐसे ऐसे दरिंदे भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उनके साथ में ऐसे टैकल करना है आप लोगों को। ये चीजें नहीं सिखाई जा रहे हैं, कोडिंग सिखाए जा रहे हैं बस उनको, तो ये चीजें गलत है। इस तरीके से आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि बच्चे का जो ब्रेन है वो कैसे डेवलप आप लोगों को करना है, एक तरीके से कैसे उसका स्टार्टिंग में ब्रेन डेवलप होता है, तो उसको कैसे आप लोगों को आगे लेकर चलना है। तो ये चीजें आप लोगों को जब तक समझ में नहीं आएंगी तब तक इस तरीके से बच्चों का जो बचपना है वो कहीं ना कहीं बर्बाद होता हुआ नजर आएगा। तो कोडिंग के ऊपर फोकस न देके बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट यहां पर होना चाहिए। अगर वो लाइक करता है या फिर लाइक नहीं करता है तो दोनों तरीके से हो सकता है। अगर लाइक करता है तो अच्छी बात है, उसको काम करने देना चाहिए। अगर लाइक नहीं करता है तो अभी टाइम बचा हुआ है ना यार, तब बच्चे का टाइम आएगा, वो अपना आप ये चीजों को सीखेगा। ऐसा थोड़ी ना कि अभी आगे एकदम सारा टाइम निकल जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी स्टडीज अब तक की जा चुकी हैं कि बच्चे को अर्ली लाइफ में अगर आप लोग टेक्नोलॉजी में आप लोग लेकर उसको घुसाते हैं तो वो उसके काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर उसकी जो एक तरीके से जो प्रोसेसर है उसका सोचने का जो डेवलपमेंट जो बच्चे का होना चाहिए उसके ऊपर इंपैक्ट डालता है। तो ये आप लोगों को काफी लार्ज स्केल पर कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है बच्चे को इस तरीके से स्टार्टिंग में ही प्रेशर में डालने की। अगर बात करें उसकी कॉग्निटिव जो स्किल है वो डेवलप करनी चाहिए। जैसे कई सारी आकृति रख दी, वो नहीं कहते कि पहले स्टार्टिंग में बच्चों को बताना चाहिए कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इनको समझना स्टार्ट करें। तो उस तरीके की स्किल आप लोग बच्चे की डेवलप करो। कोडिंग में डालना कितने हद तक यहां पर सही है, उसको इस तरीके की डेवलप के ये आप लोग डेवलप करिए ताकि वो फ्री प्ले कर सके अपनी लाइफ में आगे चलकर, ठीक है। पर्सनली भी उसको चीजें समझ में आनी स्टार्ट हुई खुद से। अंटिल जो एज ऑफ 12 की जब बात की जा रही है तो जो एक तरीके से बच्चे के जो ब्रेन के जो वायर्ड हैं, ठीक है, तो एक तरीके से ऐसा नहीं है कि आप लोग प्रॉपर उसमें कुछ भी आकर उसमें घुसा सकते हैं। आउटसाइड चीजें भी देखिए एक तरीके से ऐसा होता है। देखिए आज के दिन में अगर बच्चों को आप लोग घर में रख रहे हैं, ठीक है, कोई बाहर का आदमी अगर आ गया घर में तो बाहर के आदमी से वो बात ही नहीं कर पाता है, शर्माता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उसको इस तरीके से नहीं रखना चाहिए कि बस उसको एक चीज में आप लोग कोडिंग सिखा दो, उसको किसी के साथ में बातें तक करनी नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें अपनी जगह तरीके से सही है, पर लेकिन फिजिकल स्किल के नाम पर भी कोई चीजें होती हैं, एक बॉडी भी कोई चीज होती है, उसको इंडोर न रखकर आउटडोर थोड़ा निकाल के लेकर जाओ तो बच्चे को सब चीजों के सब तरीके के माहौल से उसको एक तरीके से इंटरेक्ट आप लोग कराना चाहिए ताकि ऐसा ना लगे बाहर निकल के उसको यार ये तो कहीं दूसरी दुनिया में आ गया, अब तक तो घर में मुझे अलग ही माहौल बना हुआ था। तो इस तरीके से हर एक के लेवल पर आप लोगों को काम करना पड़ेगा। और जो पेरेंट्स हैं जो बड़ी ही जल्दी एक तरीके से जजमेंटल हो जाते हैं बच्चों की एबिलिटी को लेकर, तो वो नहीं होना चाहिए। उनको पहले उसको देखना चाहिए। बच्चे को मान लीजिए आप लोग आज के डेट में अगर लेकर चल रहे हैं बच्चों को कुछ सिखाने के लिए, चलिए कोई नहीं, बच्चा रेडी नहीं है, एक बार उसको देखिए आप लोग। जैसे आप लोग ऐसे करते हैं, जो दूसरे राइटर यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट बता रहे हैं, इसको ये करें हम लोग जैसे कि आज के डेट में स्विमिंग क्लास सीखते हैं, मैथमेटिक्स
सीखते हैं, डांस सीखते हैं, तो बच्चे को ले जाते हैं, अगर बच्चे का इंटरेस्ट हो तो उसको आगे लेकर चलते हैं, नहीं तो छुड़वा देते हैं। इसी तरीके से आप लोग चलिए कोडिंग में भी उनको लेकर जाइए। अगर उनको लगता है कि वो कोडिंग सीख सकते हैं, उनका इंटरेस्ट उसमें आ रहा है, तो उनको आगे बढ़ने दीजिए। अगर नहीं लगता है कि वो नहीं उसको सीख पा रहे हैं, तो आप लोग उसको आगे लेकर मत जाइए। यानी कि ये आप लोग कर सकते हैं। पहले राइटर तो ये बोले कि ये करवाओ मत, दूसरे बोले करवा लो यार, अगर लगता है कि सही है वो कर रहा है तो उसको कर लेने दो। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि बच्चे का भी उसमें इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका मजा नहीं आ रहा है और आप लोग उसको वहां पर ले जाके बैठा दे रहे हो, नहीं तुमको तो कोडिंग सीखनी है, तुमको तो व्हाट्सएप का नया वर्जन बनाना है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो जो बच्चे हैं अर्लियर टेक्नोलॉजी में आप लोग उनको इस तरीके से लेकर चल रहे हो। स्क्रीन टाइम आजकल में आप लोग को चल रहा है, जिस तरीके से कैसी चीजें बढ़ रही हैं, एक तरीके से ऑनलाइन सारी क्लासेस चल रही हैं, तो फिजिकल डेवलपमेंट जो है, जैसे ये माना जा रहा है कि जो आई का फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है, अगर उसको बात करें तो बच्चे की जो आंखें हैं वो 7 साल तक यहां पर अपने आप को ग्रोथ में चलती रहती हैं। अगर अर्ली टाइम में उनको इतना ज्यादा स्क्रीन के सामने लेकर जाओगे तो बचपन में ही बच्चों को चश्मे लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कम से कम 7 साल तक कोशिश करो कि बच्चों को ज्यादा स्क्रीन टाइम में लेकर मत आओ। चाहे टीवी के बारे में बात करो, लैपटॉप के बारे में बात करो, मोबाइल के बारे में बात करो, उसको किताबों से पढ़ने की आदत डालो स्टार्टिंग में, उस तरीके से चीजें लेकर चल सकते हो। हार्ट बीट जो होती है वो भी माना जा रहा है कि बच्चे की स्टार्टिंग में जो आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे की हार्ट बीट काफी तेज एक तरीके से धक धक करके चलती है, फिर आगे चलकर वो सेटल डाउन होती है। तो उसको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। यानी कि एक तरह से फिजिकल डेवलपमेंट कैसा है बच्चे का, वो हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब लाकर चीजों को आप लोग आगे लेकर चल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग बच्चे को तो समझ नहीं रहे हो, आप लोग बोल रहे हैं नहीं इसको तो अभी मार्क जुकरबर्ग बनाना है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्या साथ में चल सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल साथ में चल सकती हैं। आप लोगों को अगर इनको एक पैटर्न में लेकर चलिए, एक प्रेशर बनाने की कोशिश ना करें, बच्चों को समझने की कोशिश करें, तो इनको आप लोग पैरेलल में लेकर चल सकते हैं। पेंडेमिक ने ऐसा माहौल बना भी दिया है कि आप लोगों को इनको पैरेलल में लेकर चलना पड़ेगा। तो आप लोगों को एक बैलेंस बनाना के अब यहां पर चलना चाहिए। अगर बच्चा कोई इस तरीके से है तो उसको आप लोगों को स्क्रीन टाइम ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो किस तरीके से एक बैलेंस बनाकर चलना है कि वो स्क्रीन टाइम तो बढ़ रहा है, उसका फालतू में आधी चीजें स्क्रीन पर वो टाइम पास कर रहा है बैठकर, तो क्यों ना ढंग की कुछ चीजें सिखा ली जाए उसको, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों साथ में एग्जिस्ट कर सकती हैं। पर वही बात है कि आज की डेट में अगर बात करें, एक घर में 2 लड़के हैं, ठीक है, दोनों की शादी हो जाती है, 2 बहू आ गई हैं, ठीक है भैया, घर में दोनों को साथ में रखना है, तो अब ये पता होना चाहिए कि इनके बीच में बैलेंस कैसे बनाना है। वरना पता चला दोनों जो है एक दूसरे का सर फोड़ रही हैं, और कभी कभी बीच में सास का भी सर फोड़ रही है, ठीक है, तो वो चीजें सही नहीं होगी। तो अब उनके बीच में बैलेंस बनाना आप लोग को आना चाहिए। तो बिल्कुल ये भी ऐसी ही बैलेंस बनाने वाली बात यहां पर की जा रही है। तो ये जो कंडीशन है ये हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, बच्चे की लाइफ को देखते हुए, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए, क्या किस तरीके से हम लोग उसको लेकर आगे चल सकते हैं, कि किस तरीके से हेल्दी, हैप्पी और सस्टेनेबल सोसाइटी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग देखिए बच्चा आज के दिन में आप लोगों में सामने बैठ के पढ़ाता, तो आप लोग मुझे फेस टू फेस वहां पर आकर देखते, हम लोग एक दूसरे के साथ में बात कर सकते थे, ठीक है। एक मतलब कुछ इवेंट हो रहा है तो वहां पर बैठकर पार्टी कर सकते हैं। बच्चे एक दूसरे को किस तरीके से, मैं आप लोग के एक्सप्रेशन देख सकता हूं बैठकर वहां पर कि हाँ आप लोग क्या कर रहे हैं आज के दिन में, मतलब एक तरीके से बच्चा किस तरीके से, मान लीजिए क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, 3 बच्चे मजे में खेल रहे हैं, एक बच्चा बड़ा शांत बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि उसके चेहरे को देखकर कि दुनिया की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी को है, तो उसका फेस देखकर टीचर समझ जाता है कि यार इसके साथ में कुछ गड़बड़ है, इसको अलग से बैठाकर बात करनी पड़ेगी, क्या पता क्या फालतू की बातें चल रही है दिमाग में। तो वो वाला जो टच होता है, वो वाली जो फीलिंग होती है, अपनी क्लास के बच्चों के साथ बैठकर बातें करेगा, उसको एक अलग फीलिंग आएगी वहां पर। तो वो वाली चीजें एक तरीके से सेंस जो इंटीग्रेशन होता है वो यहां पर नहीं मिल पाता आज के दिन में ऑनलाइन चीज में। बच्चा जो ऑनलाइन चीज में अलग ही एक माहौल बन जाता है, एक अलग ही माइंडसेट के साथ में डेवलप होता है, तो वो उसकी जो एबिलिटी है फिजिकल वर्ल्ड के साथ में आकर इंटरेक्ट करने वाली, वो कहीं ना कहीं एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन में पहुंच जाती है। तो वो सारी चीजें भी हम लोग को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। और उसमें ऐसा नहीं है कि टीचर अकेले रोल प्ले कर सकते हैं, पेरेंट्स अकेले कर सकते हैं, नहीं, सबको मिलकर समझना पड़ेगा कि इस पेंडेमिक का बच्चों की एजुकेशन और उनके सोचने समझने की शक्ति पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। 24 घंटे स्क्रीन पर न बैठकर कुछ टाइम बुक रीडिंग के लिए आना चाहिए। आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा कि मैक्सिमम चीजें हम लोग ऑनलाइन करने की कोशिश करते हैं, उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए। कुछ हम लोग को अपना रीडिंग और राइटिंग वाली चीजों पर भी फोकस देकर चलना चाहिए। और खासकर यूपीएससी तो इस चीज को ही सपोर्ट करती है, स्टेट पीसीएस की तैयारी करें वो भी इसी चीज को बताती है कि राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, पढ़ना आप लोगों को प्रॉपर आना चाहिए उस तरीके से कि हाँ आप लोग चीजों को जरा सी देर में अंडरस्टैंड कर सकें। पर लेकिन ऑनलाइन अगर वो आदत आप लोग डाल लेते हैं कंप्लीटली, ऑफलाइन में अगर आप लोग एग्जाम हो रहे हैं तो वो आप लोगों को नुकसानदेह हो सकते हैं। और आप लोगों की जो एक हैबिट होनी चाहिए किताबों के साथ में प्यार, वो कहीं ना कहीं घटता जा रहा है ऑनलाइन चीजों के ऊपर जितना हम लोग रिलाय होते जा रहे हैं। हर चीज के कुछ फायदे कुछ नुकसान है, तो एक बैलेंस बनाकर चलना सबसे अच्छा तरीका है। तो नीड है आज के दिन में अनदर ह्यूमन बीइंग की, ताकि हम लोग कनेक्ट रहें। रिलेशनशिप में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है उनको भी देखकर हम लोग को चलते हैं आज के दिन में, तो उनको किस तरीके से लेकर चल सकते हैं। तो ये हार्मोन और जो जीन्स जो चेंज हो रहे हैं आज के दिन में, वो कैसे ग्रोथ हो रहा है। बच्चे की एक एज होती है
खासकर जब बच्चे की ना जो पबर्टी वाली जो एज आती है डेवलपमेंट की, वो हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी उस टाइम पर उसको कैसे ट्रीट करना है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो बॉडी पर जो एक तरीके से बाल आने लगते हैं, मूंछ दाढ़ियां आने लगती है, अलग अलग बॉडी में चेंज आने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट होता है लड़का और लड़की दोनों के अंदर, कई बार उनको समझ में नहीं आता है, ठीक है। जैसे आप लोगों को याद होगा कई सारे आर्टिकल ऐसे भी डिस्कस किए, जब जो लड़कियां जो होती है जब अर्ली एज में होती है, जब फर्स्ट टाइम पीरियड साइकिल स्टार्ट होती है, तो कई सारे डर जाती है क्योंकि उनको घर में किसी ने बताया नहीं कि ये आप लोग का नेचुरल प्रोसीजर है, ये होना ही होना है, इसी की वजह से ये दुनिया चल रही है। तो वो उनको समझ में नहीं आता है, तो कई सारे डर जाते हैं। बच्चे इरिटेट होने लगते हैं जब मासूम सा चेहरा होता है, उनके चेहरे पर मूंछ दाढ़ी आने लगती है, तो ये लगने लगता है यार ये क्या हो रहा है, कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें सबके साथ में होती है। अगर उनको ये सारी चीजें बताई जाएंगी कि ये नेचुरल चीजें हैं, ये होंगी, तो उनको एक तरीके से वो चीजें एक्सेप्ट करने में थोड़ी आसानी रहेंगी। वो चीजें नहीं, पहले कोडिंग सिखा दो उनको, तो ये चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। तो एक तरीके से समझ सकते हैं, कुछ भी ज्यादा अगर एक्सिस में आप लोग लेकर जाओगे तो वो नुकसान पहुंचा ही पहुंचाएगा। दोस्ती भी अगर ज्यादा मीठी हो जाए ना, तो दूसरे को जेलसी होने लगती है, किसी और के साथ में वो बातें भी करता है दूसरे वाला पर्सन। यानी कि इतना भी नहीं होना चाहिए। कि आप लोगों को एक गैप बनाकर रखना चाहिए, एक बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। और मॉडर्न सोसाइटी में अगर आप लोग आजकल में चल रहे हैं तो ये चीजें आप लोगों को देखनी पड़ेगी, क्या सही है और क्या गलत है। हमारी कंट्री में भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई गई। हमारी कंट्री में जो पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई थी 1986 में, वो 1968 में, फिर 86 में लाई, अब 2020 में ये तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। इसमें यहां पर जो कोडिंग इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है क्लास 6 से ऑनवर्ड, ठीक है। तो प्राइवेट प्लेयर को तो अब यहां पर कोई इसके ऊपर कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। ये बेसिकली अगर आप लोग इनको एक सलाह दे सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन के बारे में अगर आप लोग बात करिए, प्राइवेट प्लेयर काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, तो क्या उनको हम लोग कंट्रोल करना चाहिए? नहीं, उनको रेगुलेट करना चाहिए। तो यहां पर राइटर ये बोल रहे हैं कि आप लोगों को एक प्रॉपर क्राइटेरिया बना देना चाहिए कि ये वार्निंग तैयार करनी चाहिए कि इसके बाहर आप लोगों को नहीं जाना है, लक्ष्मण रेखा भैया, इससे ज्यादा हद आप लोगों को पार नहीं करनी है। तो चीजें तब जाकर सही रहेंगी। तो एजुकेशन जो यहां पर बात की जा रही है, पेरेंट्स को भी यहां पर समझना पड़ेगा कि बच्चों की यार एक एज है, आने वाले टाइम में उनको थोड़ा टाइम दो, सही टाइम पे सही चीजें निकल कर आएंगी, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ अपने बारे में एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज। जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ा करता था तो मैं क्या था, मेरी स्कूलिंग जो है वो काफी एक लेट तरीके से नहीं होती है, बीच में जैसे पापा के साथ में थे, तो पहले हम लोग पहले कहीं बाहर चले गए पापा के साथ में, पापा आर्मी में थे, फिर वहां से आया दूसरी जगह, फिर वहां पे एडमिशन कम क्लास में हो गया, फिर दूसरी जगह गए, वहां से निकल गया, फिर एडमिशन फिर से दूसरी कम क्लास में हो गया। तो इस तरीके से मैं स्टार्टिंग में ऐसा था कि लगभग 8वीं 9वीं तक मैं अपनी क्लास में सबसे बड़ा था। कई बार बेइज्जती भी फील होती थी, कहते थे यार इतना बड़ा अब तक इसी क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ऐसी चीजें होती हैं। पर लेकिन फिर आगे चलकर जब चीजें आगे बढ़ी, आप लोग देखिए, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पर आप लोगों को लगे थोड़ी सी बड़ाई कर रहा हूं। मैं बच्चा था जब यहाँ पर मुझे शर्म आती थी 8वीं 9वीं क्लास में। 10th में चल के जब मैंने टॉप किया वहां पर, उस टाइम पर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो फेल होते हुए आ रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली। तो मेरे से बड़े बड़े लोग वहां पे मुझे मिल गए, महारथी। और वहां पर मेरी जो एक तरीके से जो लोअर क्लास थी वहां पर इतनी अच्छे से हो गई, कई कई क्लास तो मैंने कई कई बार कर डाली। तो 10th से चलकर फिर मेरा एजुकेशन सिस्टम, जब मुझे उस टाइम पर तो मुझे इंसल्ट फील होती थी, फिर मुझे लगा वाओ यार, अब तो मतलब कॉन्फिडेंस आ गया। एक तरीके से ऐसी चीज आप लोगों के सामने आती है निकल कर कि आप लोग इस तरीके से एक अच्छा माहौल मिल जाता है, तो फिर चीजें आगे बढ़ना सही डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये आप लोग समझिए, अगर बच्चा, अगर आप लोग उसको प्रॉपर डेवलप होने का टाइम देंगे तो उसका माइंड उस तरीके से डेवलप होगा कि वो चीजों को आगे लेकर चल पाएगा। अगर बचपन में उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया कि नहीं ये करना है, ऐसा ही होना, ऐसे होगा, नहीं होगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे पहले जिंदगी को समझने तो बर्बादी तो बाद में समझेगा यार। तो वो चीजें आप लोग समझाने की कोशिश करो। तो यानी कि जो मुझे इंसल्ट फील होती थी स्टार्टिंग में, वो सारी इंसल्ट दूर हो गई, क्योंकि आगे चलकर बहुत सारे ऐसे जो मेरे से बहुत बड़ी बड़ी एज के 10th और 12th में बच्चे देखने को मिले, तो वो सारी चीज मुझे फिर कुछ उसका दिक्कत नहीं हुई। तो स्टार्टिंग में वो लग रहा था कि यार मैं कितना बड़ा हूं अब तक इस क्लास तक। तो चीजें आप लोग समझिए, वो चीजें तो पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए चीजें कि बच्चे का डेवलपमेंट होने दो अपने तरीके से, ठीक है। तो तभी जाकर वो अच्छे से अपनी जो लाइन है उसको ढंग से पकड़ पाएगा। तो आप लोग भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है लाइफ में, आप लोगों ने देखा होगा कि पेरेंट्स का ट्रांसफर हो रहा है, कहीं जा रहे हैं, तो उसकी वजह से कई बार आप लोगों की एजुकेशन पे इंपैक्ट पड़ता है। तो सारी चीजें उसको एक बैलेंस बनाकर चलने वाली जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें। आइए अब चलते हैं एक नए आर्टिकल की ओर, जहां पर बात करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के बारे में। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है? यहां पर आप लोग ऐसे समझिए, मैंने 2016 में आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। 2016 से आज तक का मैं आप लोगों को पढ़ाता हुआ आ रहा हूं। मैं आप लोगों को बोलूं कि अब मैं आप लोगों को तब पढ़ाऊंगा जब मुझे 2016 से लेकर अब तक की अगर फीस आप लोग मुझे दोगे। अगर आप लोगों ने फीस नहीं दी तो मैं क्लासें बंद करूंगा और उन्हीं को क्लासें दूंगा जो वो फीस पूरी कंप्लीट करेगा। तो आप लोग कैसा लगेगा? यार लगता है दिमाग खराब हो गया, आज लगता है दारू पी के आ गया इंसान। तो ऐसा यहां पर कंडीशन देखने को मिलती है जब कोई पर्टिकुलर कंट्री में कोई कंपनी काम कर रही है लंबे समय से, और उसको बोला जाए कि पीछे उस टाइम से तुमको ये टैक्स देना है जो उसके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं लगा रखा था, तो पीछे से जाकर जब टैक्स मांगना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है
कि पास्ट में कोई डेट जाकर डिसाइड कर दी कि वहां से आप लोगों को यहां पर एक तरीके से ये कोई एक भी किसी भी चीज के लिए बोल सकते हैं आप लोग रेट्रोस्पेक्टिव लॉ लगा देते हैं। मान लीजिए किसी ने आज कोई क्राइम किया है और उस क्राइम की आज के प्रेजेंट टाइम पे ये सजा है, पर लेकिन ये क्या बोलेंगे, जाकर चेक चेंज कर देंगे लॉ में पिछले कि हमने ये लॉ चेंज कर दिया और ये लॉ पिछले 2 साल से इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब पहले तो यहां पर इसको 2 साल की सजा होनी थी, अब इस पर्टिकुलर पर्सन को 10 साल की सजा होगी यहां पर नए लॉ के हिसाब से, तो इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव काम कर देना। ये अलाउ नहीं है, ये अलाउ नहीं है। आज के में जो प्रेजेंट जो लो है उसी के हिसाब से आप लोग काम करना है, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव जाकर आप लोग किसी को चेंज कर दोगे और फिर काम करोगे तो वो चीजें सही नहीं होती है। प्रेजेंट टाइम में जो कोई गुनाह किया जा रहा है उसके हिसाब से काम लेकर चलो। तो यहां पर टैक्स के बारे में बात करें तो पीछे जाकर बैकग्राउंड में टैक्स लगाना, तो ऐसी हरकतें हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिली, तो उसी के चलते कई सारे केस निकल कर आए। तो अभी जो यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर जो कंपनी है जिसका नाम है कैरिन, तो ये एनर्जी, ये एक तरीके से एनर्जी के फील्ड में काम करने वाली कंट्री है। हमारी कंट्री में यहां पर इनके ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया गया और ये जो केस पहुंचा यहां पर परमानेंट आर्बिट्रेशन के अंदर, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो कि हेग नीदरलैंड के अंदर है, तो हमारी कंट्री ये केस हार गई। तो ये जो केस यहां पर हमारी जो डिमांड थी टैक्स की, ये थी 24,500 करोड़ रुपए, 1 करोड़ नहीं 24,500 करोड़ रुपए, जो यहां पर 2014 से स्टार्ट किया गया था। तो इस तरीके से यहां पर ये माना गया था कि यहां पर जो केस चल रहा था कि हम लोग अगर इसमें जीत जाएंगे तो ये टैक्स हम लोगों को मिलेगा। आप लोगों को पता है ऑलरेडी वोडाफोन वाला जो सितंबर में केस हम लोग हार गए थे, अब ये वाला केस हम लोग हार गए। तो इससे चलते हमारी कंट्री में जिस तरीके की चीजों को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, यहां पर ये माना गया कि इनके ऊपर जो टैक्स लगाया गया है कि इनके द्वारा कुछ ना कुछ गलत काम किया, पर लेकिन यहां पर ये देखा जा रहा है कि इंडिया और जो यूके के बायलैटरल इन्वेस्टमेंट जो पैक्ट था उसके हिसाब से यहां पर काम किया गया। तो यानी कि हमारा टैक्स लगाना इनके ऊपर सही नहीं था, जो नया डिसीजन अभी आ रहा है जो ये बताता है। तो आज की डेट में हम लोग ये केस हार चुके हैं, तो हमारी कंट्री ऑलरेडी वोडाफोन वाले केस में 80 करोड़ रुपए पे करेगी वोडाफोन कंपनी को, पर लेकिन इस वाले केस में हमारी कंट्री को जो पे करना पड़ेगा 1.4 बिलियन उल्टा पे करना पड़ेगा। यानी कि वो नहीं कहता कि जब यहां पर जब कौन बनेगा करोड़पति में कहते हैं कि ये भैया ऐसा है, अगर ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने दिया तो आप लोग 50 लाख जीत जाएंगे, और अगर नहीं दिया तो आप लोगों का काम जो है 5 लाख में चलाना पड़ेगा, और हो सकता है उल्टा, खैर उल्टा तो देना नहीं पड़ता है वहां पर, यहां पर इनको उल्टा देना पड़ गया। तो ये कौन बनेंगे करोड़पति में, ये नेगेटिव तरीके से हार गए। तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो कितने हद तक ये सही है, तो इसके चलते आखिर हुआ क्या यहां पर, ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको पैसा पे करना पड़ रहा है। हमारी कंट्री में आप लोगों ने कई सारी मूवी देखी होगी, उनमें से एक मूवी है शादी में जरूर आना। जब यहां पर शादी में जरूर आना में इनके घर वाले दहेज ले लेते हैं, ठीक है, और ये घर से भाग जाती हैं, तो उस टाइम पर कंडीशन क्या बढ़ती है, इनके घर वालों को इनके घर वाले पकड़ लेते हैं और बोलते हैं पहले जो दहेज के पैसे लिए ना वो दहेज के पैसे यहां पर लेकर आओ तब सबको छोड़ा जाएगा। तो ये भाई साहब जैसे तैसे जाते हैं, जुगाड़ करके लेकर आते हैं, दहेज का पैसे रिटर्न करते हैं, तो उस टाइम पर इनके घर वालों को छोड़ा जाता है। तो ऐसा ही कुछ यहां पर हमारी कंट्री की टैक्स अथॉरिटी ने किया। इन्होंने क्या किया कि यहां पर एक तरीके से जो उनका पूरा जो भी काम चल रहा था, कंपनी के जो शेयर थे उनको बेचने की कोशिश की गई, वही सारी चीजें इनकी फ्रीज कर दिए गए। जो डिविडेंड थे, इनका जो टैक्स रिफंड था, वो सारी चीजें एक तरीके से रोकने की कोशिश की गई, जो टैक्स डिस्प्यूट का पैसा था वो रिकवर करने के लिए। यानी कि हमारी कंट्री में जो ये 24,500 करोड़ रुपए इस कंपनी से रिकवर करने के लिए सारे वो काम कर दिए जो शादी में जरूर आने वाली मूवी में किए गए थे। तो अब वहां पर ये इनको उल्टा तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जो इनका नुकसान हुआ यहां पर ये तो 1.4 बिलियन का नुकसान यहां पर कंपनी को लगाया जा रहा है, तो ये इनको यहां पर अभी रिटर्न करना पड़ेगा। और ये तो ये अब अभी वो बोलते हैं ना कि अभी आगे आने वाले टाइम में देखो होता क्या क्या है। वोडाफोन का हार गए, ये वाला केस हार गए, अभी एक और ऐसा ही केस इसी पैटर्न में चल रहा है जो कि वेदांता वाला केस है यहां पर ये। तो यानी कि एक बार बेइज्जती होना अभी और बाकी है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं यहां पर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब आप लोग मान लीजिए 2 केस में ऑलरेडी आप लोग हार चुके हैं, तो आप लोग ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये वाला मैटर तो ऐसे था, इसको ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि उसी पैटर्न की चीजें आप लोग एंजॉय कर रहे हो ना, तो वही पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब यहां पर सिंगापुर में यहां पर इस केस की अपील की जा रही है, तो हो सकता है इसको जो कैरिन है इसकी भी यहां पर अपील की जाएगी। अब यहां पर हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो बोलना है, जो कि निर्मला सीतारमण जी के अंडर में है, कि ये हमारी सोवरेन अथॉरिटी है, हम लोग जहां चाहे वहां टैक्स लगा सकते हैं, हम लोग एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। पर लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि आप लोग एक तरीके से ऐसा करोगे सामने वाले को जीने नहीं दोगे, तो ये इस तरीके की बातें बोली जा रही हैं। हालांकि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो यहां पर अपना इसके लिए थोड़ा सा रवैया अलग रखती है कि रेट्रोस्पेक्टिव जो लेजिस्लेशन है वो नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा ही बोला गया जब वोडाफोन वाला केस जो था सुप्रीम कोर्ट में हारे, कि ये जो इस तरीके की जो स्टेप यहां पर उठाए गए थे, ये प्रणब मुखर्जी साहब के द्वारा 2012 में ये इस तरीके के स्टेप उठाए गए थे, जो कि आज की डेट में हम लोग को झेलने पड़ रहे हैं। यानी कि इनके द्वारा बोला गया था कि हम लोग फेवर में नहीं है इस टैक्स के, हम लोग नहीं चाहते कि कोई ऐसा टैक्स हो। और इसी के साथ में जो कैरिन कंपनी है, इनके द्वारा भी यहां पर
बीजेपी के जो स्टेटमेंट, बीजेपी के जो इस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे, उनकी स्टेटमेंट को यहां पर ये काउंट किया गया कि यहां पर टैक्स टेररिज्म वर्ड उन्होंने यूज किया था जब अरुण जेटली साहब ये यहां पर अपोजिशन में थे कि ये टैक्स टेररिज्म हो रहा है, इस तरीके से आप लोग काम नहीं कर सकते। तो यानी कि ऑलरेडी बीजेपी की अगर बात करें, वो नहीं चाहती थी कि यहां पर हमारी कंट्री में रेट्रोस्पेक्टिव नाम की कोई चीज हो, पर लेकिन पिछले 5 सालों में कोई ज्यादा ऐसा काम भी नहीं किया गया कि इसको हटाया जाए प्रॉपर वे में। तो मोस्ट जो यहां पर अभी वोस्ट जो केस थे यहां पर हम लोग हार चुके हैं। तो हमारी कंट्री की जो क्रेडिबिलिटी है वो ताक पर लग गई है कि हमारी कंट्री कैसे काम कर रही है। यार हम तो कह रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ऐसे ही जो डूइंग बिजनेस चल रहा है कि दूसरी कंट्री को अपनी कंट्री में लाकर बेइज्जती की जा रही है और केस हारते घूम रहे हो। वोडाफोन का केस हार गए, अब ये वाला केस हार गए, एक और लाइन में केस लगा हुआ है। तो क्या सही है क्या गलत है वो समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कैसे आप लोग स्टेबिलिटी ला सकते हैं, रेगुलेशन कैसे लेकर चल सकते हैं, ये सारी चीजें आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, तभी सिचुएशन जो है नॉर्मल हो पाएगी। और इससे आने वाले टाइम में अगर आप लोग इनको नहीं सुधारोगे तो कंट्री के साथ में रिलेशन होते हुए नजर आएंगे खराब। ठीक है, तो सुधार लीजिए, ऐसा बोला जा रहा है। आप लोगों का क्या मानना है, शादी में जरूर आने वाला काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? चलिए जो भी है, गल्फ ऑफ अकाबा, ये यहां पर इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, गल्फ ऑफ इलियाद। तो यहां पर ये क्या स्टेटमेंट सही है? दूसरा यहां पर बोला जा रहा है कि ये गल्फ है, यहां पर ये रेड सी की टिप पर आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्दर्न साइड में। स्टेटमेंट कौन सी सही है? ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है? तो सही आंसर यहां पर बी, यानी कि सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। ये इसी का नाम है जो मैंने भी आप लोगों को बताया, ये होगा गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, यहां पर इजिप्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये रेड सी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहां पर इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। यहां पर ये हो गया गल्फ ऑफ स्वेज, जो कि आगे चलकर स्वेज कैनाल आप लोगों को देखने को मिलता है, मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिर जाते हैं। तो ये जो इजिप्ट हो गया, इजराइल हो गया, जॉर्डन हो गया और सऊदी अरेबिया हो गया। ठीक है, तो इजिप्ट हो गया यहां पर, ठीक है, इजराइल हो गया, जॉर्डन हो गया और सऊदी अरेबिया हो गया। तो यहां पर आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया इलियाद और ये हो गया अकाबा, तो दोनों के नाम आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो आंसर इसका सी हो गया। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, काफी कुछ इंटरेस्टिंग हमने यहां पर जाना। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया है। अगर लगता है कि इसकी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। बाकी फीडबैक जरूर दिया करो यार, इतनी मेहनत लगती है तो कम से कम फीडबैक तो बनता है। अगर वीडियो पसंद नहीं आती तो डिसलाइक करके जाओ ना आप लोग, अगर पसंद आते हैं तो लाइक करके जाओ, एक चीज चूज कर लीजिए। ठीक है, बाकी यहां से आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।